बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वसी व अरीज़ हाल में भी इंतज़ाम था और वसी व अरीज़ लान में भी मेज़ें कुर्सियाँ बिछी हुई थी। बावर्दी वेटर मशरूबात सर्व करते फिर रहे थे। होटलों और नाइट क्लबों में तो मैं कई मरतबा जा चुका था, लेकिन इस किस्म की किसी शाहाना घरेलू तकरीब में पहली मरतबा शरीक हुआ था। मैं अपने आप में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। कुछ अरसा पहले तक मैं इसे जयपुर में पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब था। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह मेरे ताक़ब में लगी रहती थी, लेकिन वो सब कन्वर बलवंत सिंह जैसे बदमाशों और मुतासब पंडितों की साजिशें थी। और अब रूपमती और ठाकुर बड़े फख्र से शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और आला सरकारी अफसरों से मेरा तारुफ करवा रहे थे। इनसे मिलिए, ये हैं हिम्मत सिंह, जिनके एजाज में आज की इस दावत का एहतमाम किया गया है। जयपुर में मेरा नाम अजनबी नहीं रहा था। जयपुर में तो हिम्मत सिंह एक अफसानवी किरदार बन चुका था। रूपमती और ठाकुर ने भी इस नाम को अफसानवी रंग देने में अहम रोल अदा किया था। वो मुझे इंसान नहीं देवता समझते थे। लोग मुझसे हाथ मिलाने में भी बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे। ठाकुर ने इन्हें यह भी बता दिया था कि देशमुख जैसे बदमाश को भी नेपाल तक पीछा करके मैंने ही खत्म किया था। दावत आम के बाद राग रंग की महफिल जम गई। अगरचे जयपुर की चोटी की रकासाओं और गाने वालियों को बुलाया गया था, लेकिन मेहमानों ही में दर्जनों ऐसी खवातीन मौजूद थीं जो इस फन में माहिर थीं। उन्होंने पेशावर रकासाओं को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। खुद रूपमती और मुंदरी के रक्स ने तो रंग जमा दिया। दन्नों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। बल्कि सच तो ये है कि सारी महफिल दन्नों ही ने लूट ली थी। ये महफिल रात के आखिरी पहर तक जारी रही। मेहमान रुखसत होने लगे। मुझे आज भी याद है, मेहमानों की आखिरी टोली सुबह 5 बजे रुखसत हुई थी। मेहमानों के जाने के बाद हम जो सोए हैं तो शाम तक होश ही नहीं रहा। 2-3 दिन और गुजर गए। इस दौरान में ठाकुर ये कोशिश करता रहा कि हमारे कागजात बन जाएं और हम कानूनी तौर पर सरहद पार करके पाकिस्तान जाएं, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियां थी, कुछ कानूनी रुकावटें थी। अगरचे जाली कागजात बड़ी आसानी से बन सकते थे, लेकिन मैंने ठाकुर को मना कर दिया और बिल आखिर एक रोज हमने वहां से रुखसत होने का फैसला कर लिया। ठाकुर ने कुछ लोगों से मिलकर पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया था। पाकिस्तान की सरहद की तरफ जाने के 2 रास्ते थे। एक तो ये कि हम मकराना, नागौर, पोखरान से होते हुए जैसलमेर जाते और वहां से 40 किलोमीटर आगे किसी जगह से सरहद पार करने की कोशिश करते। दूसरा रास्ता अजमेर, मारवाड़ और दिलवाड़ा से होता हुआ माउंट आबू तक जाता था। वहां से आगे सूबा गुजरात में दाखिल होकर रन कच्छ की तरफ से आसानी से सरहद अबूर की जा सकती थी। और ठाकुर ने जिन लोगों से बात की थी, उन्होंने भी हमें यही रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया था। रूपमती और शोभा भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन हम दोनों ने ही इन्हें सख्ती से मना कर दिया। इस रोज सुबह 6 बजे हम रवाना होने लगे तो बड़ा रिक्कत अमेज मंजर था। शोभा और रूपमती मुझसे लिपट कर इस तरह रो रही थी जैसे इनका कोई अपना बहुत करीबी अजीज इनसे हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो। ठाकुर की एयर कंडीशन लैंड क्रूजर बड़ी शानदार थी। दोनों पिछली सीट पर थी और मैं अगली सीट पर, जबकि ठाकुर ड्राइविंग कर रहा था। ठाकुर ने एहतियातन जसवंत को भी साथ ले लिया था और वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी शहर से निकलकर अजमेर की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ने लगी। सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था, लेकिन ठाकुर को तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दोनों की जिंदगी पहाड़ी इलाकों में गुजरी थी। इसने मेरे साथ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में सफर किया था और अब इस सहराई सफर से भी खासी लुत्फ अंदोज हो रही थी। अजमेर तक 110 किलोमीटर का सफर हमने तकरीबन 1.5 घंटे में तय कर लिया। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे रवाना हो गए। दोपहर के खाने के लिए हम पाली में रुकना पड़ा। यहाँ हमने कुछ देर आराम भी किया और फिर रुके बगैर हमारा सफर जारी रहा। पाली से ड्राइविंग की जिम्मेदारी जसवंत ने संभाल ली थी और मैं और ठाकुर भी पिछली सीट पर आ गए थे। दोनों अपनी सीट पर नीम दराज ऊँघने लगी थी। तकरीबन 520 किलोमीटर का फासला तय करके हम सहपहर 4 बजे के करीब माउंट आबू पहुंच गए। बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन था। इस तरफ से ट्रेन की आमदोरफ्त भी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। हमारी मंजिल रन कच्छ में वाक़या सुई गांव नामी वो गाँव था जो पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर
नहीं था। हमें जिस आदमी के साथ सरहद पार करनी थी वो आदमी सुईगाम ही में हमारा मुंतजर था, लेकिन शाम के बाद इस तरफ का सफर करना मुनासिब नहीं था, इसलिए रात को हमने माउंट आबू ही में ठहरने का फैसला कर लिया। माउंट आबू में यूं तो कई बहुत अच्छे रिहायशी होटल भी थे, लेकिन ठाकर ने सर्किट हाउस में इंतजाम किया था। दिन भर के सफर से हम थक गए थे। रात का खाना जल्द ही खा लिया गया और 11 बजे के करीब मैं सो चुका था। सुबह नाश्ता करके हम 9 बजे के करीब अगले सफर पर रवाना हो गए। ये रास्ता खासा दुश्वार साबित हुआ था। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी, कहीं तो सड़क ही गायब थी। रेगिस्तान में भटक जाने का अंदेशा भी था, लेकिन ऐसा कोई सानहा पेश नहीं आया और हम दोपहर के करीब सुईगाम पहुंच गए। धर्मचंद की हवेली गांव के आखिरी सरे पर आबाद थी। जरा हटकर वाकया थी। हमने गांव में दाखिल होते ही जिस शख्स से धर्मचंद के बारे में पूछा था वही हमें हवेली तक ले गया था। हवेली के वसीओ अरीज कंपाउंड में चारों तरफ सायादार दरख्तों की बहुतायत थी। जाहिर है गाँव की ये हवेली जयपुर जैसी हवेलियों से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन बहरहाल धर्मचंद गांव का मुखिया भी था और सबसे दौलतमंद आदमी भी, इसलिए इसकी हवेली गांव के दीगर मकानात से मुख्तलिफ थी। हवेली के बरामदे में धर्मचंद ने हमारा इस्तकबाल किया। इसके साथ राम नाम का वो आदमी भी था जिसने हमें सरहद पार पहुंचाना था। वो दुबला पतला लंबे कद का आदमी था। हमें एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया जहां हमारी खातिर तवाज़े का बंदोबस्त किया गया था और खाने के बाद एक नौकर हमें मेहमान खाने में ले आया। राम भी हमारे साथ ही था। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही और फिर वो हमें प्रोग्राम समझाने लगा। राम के जाने के बाद मैं और ठाकर तो बातें करते रहे और दोनों चारपाई पर लेटकर गहरी नींद सो गई थी। रात के खाने के बाद हम एक जीप में सवार हो गए। ठाकुर भी हमारे साथ था। इसने मुझे धर्मचंद के हाथ का लिखा हुआ एक खत दे दिया जो सरहद की दूसरी तरफ नगर पार कर नामी गांव में पहुंचकर किशोरी लाल नामी एक आदमी को देना था। किशोरी लाल ये खत देखकर मुझे 50,000 रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी दे देता। इसके एवज ठाकर ने रकम यहाँ धर्मचंद को दे दी थी। जीप रेगिस्तान में एक जगह रुक गई। वहाँ 10 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफिला हमारा मुंतजर था। इस काफिले में 3 आदमी थे। इन सब के कपड़े काले पहन रखे थे। ये स्मगलरों की एक पार्टी थी जिसका सरबराह हरबंस नामी एक आदमी था। वो भी दुबला पतला और लंबे कद का मालिक था। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था और फिर इसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। धन्नो और मैं ठाकर बानूद सिंह से गले मिले। ये हमारी अलविदाई मुलाकात थी। मुझे और धन्नो को अलग अलग ऊंटों पर सवार करा दिया गया। हमें अच्छी तरह समझा दिया गया कि हम अपने आप को ऊंटों पर किस तरह कायम रख सकते हैं। मैंने गैर कानूनी तौर पर दुनिया के कई मुल्कों की सरहदें पार की थी, लेकिन ऊंट पर सरहद पार करने का यह पहला तजर्बा था। अगरचे नीलगिरी के पहाड़ों में खच्चर की नंगी पीठ पर तवील सफर करने का तजर्बा हो चुका था, लेकिन ऊंट पर सवारी की और बात थी। ऊंट जब उठकर खड़े हुए तो दोनों बेइख्तियार चीख उठी थी। रेगिस्तान के इस जहाज पर सफर करना कोई आसान बात नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब राजस्थान के सहरा में हवाई जहाज की तबाही के बाद हम डाकुओं और पर्दा फरोशों के हाथ लग गए थे और हमें ऊंटों पर बिठाकर गुलामों की मंडी तक ले जाया गया था। ठाकर और राम जीप के पास ही खड़े रह गए थे और हमारा काफिला सरहद की तरफ रवाना हो गया। सबसे आगे हरबंस का ऊंट था। ऊंटों की रफ्तार बतदरीज तेज हो रही थी। मैंने अपना ऊंट धनों के करीब कर लिया था। वो डर रही थी। इसने आगे को झुककर कजावे बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था और इसके मुंह से डरी डरी सी आवाजें निकल रही थी। अचानक ही किसी तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फायर की आवाज अगरचे बहुत दूर से सुनाई दी थी, लेकिन वो सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। जल्दी तेज हरबंस चीखा। ऊंट एकदम भाग खड़े हुए। धनों के मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थी। वो उछल रही थी और अपने आप को संभालने के लिए इसने बड़ी मजबूती से कजावे पर गिरफ्त जमा रखी थी। फायरिंग की आवाजें तेज हो रही थी। लगता था जैसे 2 पार्टियों में ठन गई हो और खतरनाक बात यह थी कि फायरिंग की वो आवाजें बतदरीज हमारे करीब आती जा रही थी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हम सरहद के ऐन ऊपर थे। धनो अपने आप को नहीं संभाल सकी और उछलकर ऊंट से गिर गई। इसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकल गई। मैंने भी अपने ऊंट से छलांग लगा दी। दूसरे ऊंट दौड़ते हुए आगे निकल गए। हरबंस या इसके साथियों में से किसी ने भी अपना ऊंट रोकने की कोशिश नहीं की। मैं दौड़ता हुआ धनो के करीब पहुंच गया। वो रेत पर पड़ी चीख रही थी। मैं धनो को उठाने के लिए झुका ही था कि दाएं तरफ बहुत दूर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी चमकती हुई नजर आई। साथ ही फायरिंग की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो सरहदी मुहाफिजों की जीप थी जिनका गालबन इस तरफ स्मगलरों की किसी और पार्टी से टकराव हो गया था और वो जीप टीलों में उछलती हुई इस तरफ आ रही थी। मैंने धनों को कंधे पर डाला और इस तरफ दौड़
दौड़ लगा दी जिस तरफ ऊंट गए थे। फायरिंग में शिद्दत आती गई, वो जीप भी करीब आती जा रही थी। यहाँ रेत सख्त थी और छोटे छोटे टीले थे। जीप उछल रही थी, इसकी रोशनियों का रुख भी बार बार बदल रहा था। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अभी तक रोशनियों की ज़ाद में नहीं आए थे, लेकिन फिर अचानक जीप का रुख बदल गया। मैंने एक टीले के पीछे छलांग लगा दी और धनों को साथ लिए लुढ़कता चला गया। ठीक इसी वक्त वो टीला जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में आ गया और इसके साथ ही गोलियों की एक बाढ़ हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। मैंने एक हाथ धनों के मुंह पर रख दिया था, वरना ऐन मुमकिन था वो चीख पड़ती। जीप कुछ आगे निकल गई, इस पर शायद लाइट मशीन गन नस्ब थी जिससे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मैं धनों को गिरफ्त में लिए टीले की आड़ में लेटा रहा। हिम्मत सिंह दाएं तरफ से एक सरगोशी सुनकर मैं उछल पड़ा और मुड़कर इस तरफ देखने लगा। मैं इस तरफ हूँ। वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी, टीले की आड़ में रेंगते हुए इस तरफ आ जाओ, खड़े होने की कोशिश मत करना। मैंने इस तरफ किसी को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल वो जो कोई भी था, इसने मेरा नाम लेकर पुकारा था। हो सकता है ठाकुर ने हरबंस या इसके किसी साथी को मेरा नाम बता दिया हो। मैंने धन्नो के कान में सरगोशी की और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की सिमत रेंगने लगा। धन्नो भी मेरे साथ साथ सीने के बल रेंग रही थी। तकरीबन 20 गज पीछे एक और टीला था। मैं जैसे ही करीब पहुंचा, एक इंसानी हेबले को हरकत करते हुए देख लिया। जीप मुड़कर वापस आ रही है, जल्दी से आगे बढ़ो। हेबले की तरफ से सरगोशी उभरी। मैं धन्नो को घसीटता हुआ कोनियों के बल तेजी से रेंगने लगा। जीप लाइट मशीन गन से फायरिंग करती हुई वापस आ रही थी। हम अपनी जगह बेहिस्सो हरकत होकर रह गए। जीप की हेडलाइट्स की रोशनियां और लातदार गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गईं। जीप तेज रफ्तारी से इस तरफ चली गई जहां अब भी दो पार्टियों में मार्का जारी था। तुम दोनों ठीक हो ना हिम्मत सिंह? इस हेबले ने हमारे करीब आते हुए सरगोशी में पूछा। वो हरबंस ही था। मैं ठीक हूँ, मेरा साथी को ऊंट से गिरने से शायद चोट लगी है, मैंने जवाब दिया। जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो, हरबंस ने कहा। आधा मील इधर शायद दोनों तरफ के सरहदी मुहाफजों में झड़प हो गई है। अगर पाकिस्तानी मुहाफिज इस तरफ आ गए तो हमें भून कर रख देंगे। हमें कम से कम 200 गज का फासला तय करना है, इसके बाद हम किसी हद तक महफूज हो जाएंगे। क्या तुम चल सकती हो धन्नो? मैंने धन्नो की तरफ देखते हुए कहा। कोशिश करती हूँ, धन्नो ने जवाब दिया। धन्नो ने उठने की कोशिश की मगर करा कर रह गई। शायद मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, इसने कराहते हुए कहा। मैंने झुककर धन्नो को कंधे पर लाद लिया और हरबंस के साथ पीछे दौड़ पड़ा। हम दूर तक टीलों की आड़ में बल खाते हुए दौड़ते रहे। पहले तो रेत सख्त थी, फिर आगे नरम रेत आ गई। हमारे पैर दंस रहे थे और दौड़ना मुश्किल हो रहा था। 200 के बजाय हम तकरीबन 400 गज तक दौड़ते रहे। मेरा सांस फूल गया था। एक बड़े टीले के पीछे पहुंचकर हम रुक गए। वहां तमाम ऊंट और हरबंस के दोनों साथी बैठे हुए थे। ये ऊंट भी सुधाए हुए थे। अब तक इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी। अगर आम ऊंट होते तो इन्होंने बिलबिला कर आसमान सर पर उठा लिया होता। धन्नो अब ऊंट पर अकेले बैठने को तैयार नहीं थी। इसे मैंने अपने साथ बिठा लिया और हमारा काफिला रात की तारीकी में एक बार फिर चल पड़ा। रफ्तार इस मर्तबा भी खासी तेज थी। धन्नो मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो मेरे साथ जुड़ गई थी और दोनों बाजू मेरे सीने पर लपेट रखे थे। तकरीबन 1 घंटे तक इसी रफ्तार से दौड़ते रहे और फिर हरबंस की एक आवाज पर इनकी रफ्तार कम हो गई। मेरा इंजर पिंजर ढीला हो चुका था। धन्नो भी बार बार करा रही थी। हमारा ये सफर जारी रहा। मेरा ख्याल था कि हम सरहद पार करने के बाद कई मील का फासला तय कर चुके थे। तारीकी भी अब छटने लगी थी। दम तोड़ते हुए अंधेरे में बहुत दूर किसी बस्ती के आसार दिखाई दे रहे थे। सुबह का उजाला वाज़ेह होता गया और हमारे और बस्ती के बीच में फासला भी सिमटता गया। बस्ती सोई हुई थी लेकिन बस्ती के कुत्ते जाग रहे थे। उन्होंने भौंककर हमारा इस्तकबाल किया। हमारा काफिला बस्ती के बस्ती चौक से गुजरकर एक हवेली के फाटक में दाखिल हो गया। वहाँ 2 आदमी पहले ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखते ही फाटक खोल दिया था। आखिर आचर हरबंस ने अपने ऊंट से छलांग लगाते हुए इन दोनों में से एक को मुखातिब करते हुए कहा, इन दोनों को किशोरी लाल के मकान पर ले जाओ और पीर बख्श तुम छोकरों को बुलाकर ऊंटों से माल उतरवाओ, जल्दी करो। आखिरी बात इसने दूसरे शख्स से कही थी। आचर नामी शख्स ने हमारे ऊंट की मुहार पकड़कर इसे बिठा दिया। मैंने उतरकर धन्नो को भी सहारा देकर उतार लिया। इसका एक पैर सूजकर कुपा हो रहा था, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। कहाँ जाना है? मैंने आचर नामी इस शख्स की तरफ देखा। किशोरी लाल के मकान पर 2 गली आगे है, मगर ये छोकरी चलेगी कैसे? इसका तो पैर, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने इसकी बात काट दी और झुककर धन्नो को कंधे पर लाद लिया और आचर के पीछे हवेली से बाहर आ गया। ये कौन सी जगह है? मेरा मतलब है ये गाँव नगर पार कर। आचर
आचर ने मेरी बात पूरी होने से पहले जवाब दिया। आचर ने बताया था कि हमें दूसरी या तीसरी गली में जाना है, लेकिन हम कई गलियां घूमने के बाद एक मकान के सामने रुके थे। तीसरी दस्तक के जवाब में दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हो गए। ये भी खासा बड़ा मकान था। हमें एक अलग थलग कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने धनों को एक चारपाई पर लिटा दिया और आचर की तरफ मुड़ गया। मेरी साथी के पाँव में चोट लगी है, किसी वैद्य या हकीम का बंदोबस्त हो सकता है? साईं, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, यहाँ के सारे लोग सो रहे हैं। आचर ने जवाब दिया, अभी दिन चढ़ने दो, किशोरी लाल किसी वैद्य का बंदोबस्त कर देगा। अभी तुम लोग इधर बैठो, मैं जाता हूँ। किशोरी लाल आएगा तो इससे बात कर लेना। आचर चला गया। मैं झुककर धनों का पैर देखने लगा। टखना फूला हुआ था। मैंने जैसे ही इसके पैर पर हाथ रखा, वो चीख उठी। इसके चेहरे पर करब के आसार फैल गए। धनों चारपाई पर पड़ी कराहती रही। मैंने एक बार फिर इसके पैर पर हाथ रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे हरकत देने की कोशिश करने लगा। धनों ने दांत बेंच लिए। मैंने अंदाजा लगा लिया कि फ्रैक्चर नहीं हुआ था। ऊंट पर से गिरते हुए पैर आड़ा पड़ गया था, जिससे मोच आ गई थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। इस कमरे की एक खिड़की गली की तरफ भी खुलती थी, जो इस वक्त बंद थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर चिटा उजाला फैला हुआ था। गालबन सूरज निकलने वाला था। गली में लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि अकब से आहट सुनकर पीछे घूमकर देखा। दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी अंदरूनी दरवाजे से कमरे में दाखिल हो रहा था। इसकी तोंद मटके की तरह बाहर को निकली हुई थी। उम्र का अंदाजा 50 के लगभग लगाया जा सकता था। इसने सफेद लट्टे की धोती बांध रखी थी और जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, जिस पर जगह जगह ओम छपा हुआ था। इस शख्स की आंखें खून की तरह सुर्ख और सर गंजा था, लेकिन खोपड़ी के पिछले हिस्से पर बारिशत भर चुटिया थी। माथे पर कशका था और गले में रंग बिरंगे मोतियों वाली कई मालाएं पड़ी हुई थी। वो इस कस्बे के बड़े मंदिर का पंडित किशोरी लाल था। हिंदुस्तान के पंडितों का मुझे तजर्बा हो चुका था। इनके मंदिर जुराइम और अय्याशियों के अड्डे थे। इंसानियत के खिलाफ साजिशों में इन पंडितों का कोई जवाब नहीं था। और ये किशोरी लाल पाकिस्तान के एक सरहदी कस्बे के मंदिर का पंडित था। ये भी जुराइम में मुलव्वस था। कम से कम ये बात तो साबित हो गई थी कि वो स्मगलरों से मिला हुआ था और इस गैर कानूनी धंधे में इनका बराबर का शरीक था। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने इसकी तवज्जो धनों के पैर की तरफ मबजूल कराई तो इसने आवाज देकर अंदर से एक लड़के को बुला लिया और इसे वैद्य को बुलाने के लिए भेज दिया। ये नहीं चलेगा साईं, वो धनों की तरफ देखते हुए बोला। क्या नहीं चलेगा? मैंने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। ये लिबास बदलना होगा। इसने धनों की तरफ इशारा किया, जिसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। इस लिबास में ये छोकरी फौरन लोगों की नजरों में आ जाएगी। इसके कपड़े बदलना होंगे। बदल लेगी, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम कर सकते हो? हाँ हाँ, अभी सारा बंदोबस्त हो जाता है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो ये कहते हुए अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं चारपाई के सामने पड़ी हुई एक खस्ता हाल कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक नौ उम्र लड़का हमारे लिए नाश्ता ले आया। 2 पराठे थे और 2 कप चाय। मैंने धनों को सहारा देकर बिठा दिया। ट्रे इसके सामने चारपाई पर रख दिया और कुर्सी खींचकर खुद भी करीब हो गया। नाश्ते के तकरीबन 15 मिनट बाद वैद आ गया। वो पहलवान टाइप हट्टा कट्टा आदमी था। इसने धनों के पैर को टटोल कर देखा और बताया कि मोच आ गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। और जब इसने मोच निकाली तो धनों के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वैद ने किसी मरहम से मालिश करके पट्टी बांध दी। वैद चला गया। धनों भी बतदरीज पुरसुकून होती चली गई। पंडित किशोरी लाल कुर्सी पर बैठ गया और मैं चारपाई की पट्टी पर टिक गया। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है साईं? कहाँ जाना है तुम्हें? पंडित किशोरी लाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम कराची जाना चाहते हैं, इसके बाद ही किसी और तरफ जाने का सोचेंगे, मैंने जवाब दिया। बात यह है साईं, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। कराची के अखबारों में हर रोज ऐसी खबरें छपती हैं कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रा के एजेंट पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों के एजेंट भी भेष बदलकर सरहदी बस्तियों में घूमते रहते हैं। किसी के घर में मेहमान आ जाएं तो इन्हें शक की नजरों से देखा जाता है। तुम लोग यहाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैंने इसकी बात काट दी। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन इस छोकरी की वजह से तुम्हें चंद रोज यहाँ रुकना पड़ेगा। पंडित ने कहा, तुम लोगों को यहाँ रखकर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। यहाँ एक छोटी सी सराय है। मैं आज तुम लोगों के लिए वहाँ बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि आज दोपहर के खाने के बाद। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कमरा बैठक किस्म का था। इसका एक दरवाजा गली की तरफ भी था और दस्तक इसी दरवाजे पर हुई थी। पंडित किशोरी लाल ने उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो 2 आदमी अंदर दाखिल हुए, इन्हें देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो
पुलिस वाले थे। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो कोई आम पुलिस वाले नहीं थे, इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर से था। इस नीम अस्करी फोर्स के जवान मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। सरहद के आर पर गैर कानूनी नकलो हमल पर निगाह रखना इनकी अवलीन जिम्मेदारी होती है और ये लोग अपनी जान पर खेल कर इस फर्ज को निभाते हैं, जो बड़े फख्र की बात है। सूरत हाल अचानक संगीन रुख इख्तियार कर गई थी। हमारे साथ सर मंडवाते ही औले पड़े वाला मामला हो गया था। इस उफ्ताद ने धन्नों को भी उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया था। गुज़श्ता रात वाले मार्के में धन्नों का टखना बुरी तरह मुतासर हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले अगरचे हकीम ने इसका तसल्ली बख्श मुआयना करने के बाद मरहम लगा दिया था, ताहम इसकी तकलीफ को चंद रोज मजीद रहना था। वो बेसाख्ता उठकर बैठी तो टखने से उठने वाली रूह कश टेसों ने इसे कराहने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो खुले हुए दरवाजे पर मरकूज किए खड़ा था। दरवाजे के अंदर बैठक नमा कमरे में पंडित किशोरी लाल हक्का बक्का खड़ा आने वालों को देख रहा था। पंडित की पुश्त मेरी जानब थी, मगर मुझे यकीन था कि इस वक्त वो पुल सरात से गुजर रहा था। इस विपता के बारे में इसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। दरवाजे में खड़े रेंजर के जवानों ने किशोरी लाल के शानों के ऊपर से कमरे का जायजा लिया, फिर इनकी अकाबी निगाहें हम पर आकर ठहर गईं। किशोरी लाल इस दौरान में सूरत हाल की नजाकत को भांप चुका था। इसने एक तरफ हट कर आने वालों को दाखिले का रास्ता दिया और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज खैरियत तो है? इतनी सुबह इस कष्ट की क्या जरूरत पेश आ गई? वो दोनों पंडित की बात का जवाब दिए बगैर कमरे में दाखिल हो गए। इनमें से एक ने बैठक के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो दोनों मुसल्ला थे। एक जवान के शोल्डर बैजेस से मैंने अंदाजा लगाया कि वो ऑफिसर रैंक था। दूसरे की हैसियत एक कांस्टेबल ऐसी थी। इसी जवान ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई थी। अंदर आते ही कांस्टेबल ने हमें अपनी गन के निशाने पर रख लिया। ऑफिसर रैंक सरहदी मुहाफिज के हाथ में भी पिस्तौल था, ताहम इसने अपना पिस्तौल हम में से किसी पर तानने की जरूरत महसूस नहीं की थी। यही पंडित किशोरी लाल से मुखातब होते हुए दुरुस्त लहजे में बोला, पंडित जी आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। किशोरी लाल ने अपनी दानिश्त में ला इल्मी की भरपूर अदाकारी करने की कोशिश की थी। ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, आज तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। पंडित किशोरी लाल हम बहुत दिनों से तुम पर नजर रखे हुए थे। हमारी इतलात के मुताबिक तुम मुख्तलिफ एशिया के साथ साथ इंसानों की स्मगलिंग भी मुलव्वस हो। लोगों से भारी मुआवजा लेकर तुम इन्हें सरहद के इस पार पहुंचाते हो और इधर के पंछियों को उधर बुलाते हो, जिनमें ज्यादातर भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? माई बाप, पंडित किशोरी लाल ने फिदवियाना लहजे में कहा, यकीनन आपकी कोई गलत फहमी हुई है। मैं इस किस्म के धंधे के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो एक सीधा साधा पंडित हूँ, यहाँ के बड़े मंदिर का पुजारी। मेरा काम पूजा पाठ है, इसके सिवा कुछ नहीं। पंडित अभी तक निहायत माकूल अंदाज में बात कर रहा था। इसकी कोशिश यही थी कि वो दोनों इसकी तरफ से मुतमिन होकर टल जाएं, मगर ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ऑफिसर के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो बोला तो इसके लहजे में भी भरपूर काट थी। पंडित किशोरी लाल, पूजा पाठ तुम्हारा फर्ज है और स्मगलिंग का धंधा तुम्हारा पेशा है, और तुम कितने सीधे साधे हो ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक लम्हे को रुक कर इसने हमारी जानिब देखा। धन्नो चारपाई पर ही बैठी हुई थी, जबकि मैं पूरी हाजिर दिमागी से पंडित और सरहदी मुहाफिज के दरमियान होने वाली मुकालमत को सुन रहा था। हमारी तनकीदी जायजा लेने के बाद वो पंडित से मुस्तफर हुआ। पंडित जी, इन दोनों का तारफ नहीं कराओगे? ये दोनों मेरे मेहमान हैं। पंडित लुकनत ज़दा लहजे में बोला। ऑफिसर ने पूछा, ये दोनों कहाँ से आए हैं? वो जी, ये दोनों मेहमान आवे गांव से आए। पंडित ने बुखलाहट में किसी सरहदी गांव का नाम ले दिया था। ऑफिसर इसकी बुखलाहट से शेर हो गया। अगला सवाल इसने खासे खूंखार लहजे में पूछा था, अभी गांव में ये लिबास कब से पहना जाने लगा है? इसके साथ ही ऑफिसर ने मेरी और धन्नो के लिबास की जानब इशारा भी किया था। धन्नो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी, जबकि मैंने जीन्स के ऊपर चेकदार हाफ शर्ट पहन रखी थी। हम दोनों के पाँव में जॉगर्स थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।